वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन होने वाले और उससे पहले 91 लाख लोगों के नाम काट दिए। 91 lakh voters were deleted from a democracy. और उन 91 लाख लोगों के अंदर से 27 लाख लोग जाके बोल रहे हैं कि भैया हमारे डॉक्यूमेंट देख लो, हमें वोट तो डालने दो। और इलेक्शन कमीशन कह रही है वोटिंग के बाद आना, बाद में देखेंगे, एक बार ऐसे ही वोट हो जाने दो। कुछ लोगों को लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी चल रहा है, बट द रियलिटी इज एक साइड पे एंटी कैपिटलिज्म और फ्रीबीज का एक बंडल है और दूसरी तरफ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकतें और हिंदुइज्म को एक्सप्लॉइट करने के पूरे तरीके हैं। बीजेपी ने सालों साल लगा के बांग्लादेशी घुसपैठियों का नैरेटिव फैला के थक गई और जब प्रूव करने की बारी आई तो बीजेपी बात ही नहीं कर रही है। अभी की डेट में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इलेक्शन हो रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसके अंदर बीजेपी के लोगों के घरों में मरी मछलियां लेके जा रही है चीज दिखाने के लिए कि भैया हमें नॉन वेज से दिक्कत नहीं है। वो वाला एजेंडा हमारा नॉर्थ इंडिया के लिए, यहाँ पे आप लोग मच्छी मांस खाओ। इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट एजेंसी टीएमसी के खिलाफ होकर बैठी है और टीएमसी ने ईडी के ऊपर ही एफआईआर कर दी। इतनी ज्यादा फकोल सिचुएशन चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा इस वीडियो को शुरू किस पॉइंट से करना है। बट शुरू करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर तुम लोग टीएमसी को पसंद करते हो दैट डजंट मीन कि टीएमसी अच्छी है, दैट मींस शायद तुम लोग बीजेपी को नफरत करते हो। इसलिए हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि अभी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे बंगाल की ऐसी सिचुएशन बन चुकी है, किसने और कितना बंगाल को लूटा है और किसने बंगाल को अंदर से एक्चुअल में खोखला किया है। एंड इस सारी चीज के बाद हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें किसको वोट देना चाहिए। सबसे पहले सबसे ट्रेंडिंग मुद्दे की बुरा जाते हैं, दैट इज एसआईआर। एसआईआर के जरिए बीजेपी बहुत से लोगों का इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के वोट काट रही है। जिनको एसआईआर के बारे में नहीं पता, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये चीज करवाना इलेक्शन कमीशन का काम होता है और ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। और अगर टाइम टू टाइम एसआईआर करवाई जा रही है तो एक अच्छा सिग्नल होता है, क्योंकि एसआईआर का एजेंडा किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना नहीं होता और किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को फेवर करना नहीं होता। एसआईआर का बहुत क्लियर एजेंडा होता है कि भैया जो लोग मर गए हैं उनके वोट को हटा दिया जाए, जो लोग बाहर के देश से आए हुए हैं, जो कि ब्लेम्स लगाए भी जाते थे कि भैया बांग्लादेश से मुस्लिम आ चुके हैं, उनको हटा दिया जाए। अगर किसी की फोटो गलत है, किसी के नाम की स्पेलिंग गलत है, किसी का एड्रेस गलत है, उन चीजों को चेंज कर दिया जाए और डुप्लीकेट वोटर्स को हटा दिया जाए। बट इस बार जो बंगाल के अंदर एसआईआर करवाई जा रही थी ना, उससे एक होप बहुत ज्यादा थी। हर किसी को लग रहा था कि भर भर के बांग्लादेशी मुस्लिम्स निकलेंगे और अगर देखा जाए तो 91 लोगों को एसआईआर ने वोटिंग लिस्ट से बाहर कर भी दी है। पर उन 91 लाख लोगों के अंदर से 63% हिंदूज है और 34% मुस्लिम्स है। जो भी बीजेपी का पूरा नैरेटिव था कि भैया टीएमसी बांग्लादेशियों को सपोर्ट करती है, वो बांग्लादेशियों को अपने देश में आने देती है और उसके बाद उनके वोटर कार्ड बना देती है और उनमें से मैक्सिमम लोग मुस्लिम होते हैं और पूरा का पूरा एजेंडा यहीं पे सेट हो जाता है। और अभी तुम में से कुछ लोग बोलेंगे कि यार 91 लाख लोगों में से 34% भी तो मुस्लिम निकले हैं ना, वो लोग होंगे बांग्लादेशी। बट द पॉइंट इज इन चीजों को निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज किया गया ना, वो किया गया सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर ही यूज किया गया। और अभी ये समझो कि इस सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस क्या क्या थे। इस सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि भैया अगर किसी के नाम के अंदर डिस्क्रिपेंसी निकल रही है तो उसको बाहर कर दो। अगर किसी के नाम की स्पेलिंग गलत है, फादर के नाम में स्पेलिंग गलत है या फिर फोटो थोड़ी सी अजीब दिख रही है, जो भी कमी पेशी दिख रही है उनको बाहर कर दो। और अभी जिनको बाहर किया गया उनको आगे खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि भैया वो बांग्लादेशी नहीं है और इंडिया की है। और अगर वो प्रूव नहीं कर पाते हैं तो उनकी नागरिकता नहीं छीनेगी, बस उनको वोट करने का अधिकार चला जाएगा। अभी फर्स्ट फेज के अंदर 58 लाख लोगों के नाम को आउट कर दिया, दूसरे फेज में 60 लाख लोगों के नाम को बाहर कर दिया। उसमें से 27 लाख लोगों ने बोला कि भैया हमारे नाम को बाहर क्यों कर दिया, हमारे पास तो सारे डॉक्यूमेंट है, आके देख लो। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हाँ यार आके हमको दिखा दो अपने सारे डॉक्यूमेंट। बट उसी प्रोसेस के बीच में ना इन्होंने 6 या 7 अप्रैल को ना वोटिंग लिस्ट को फ्रीज कर दिया। मतलब जितने लोग अप्रूव हो चुके हैं उतने लोग वोट दे पाएंगे, उसके बाद लोगों के वोट लिए ही नहीं जा रहे। और जिन लोगों के नाम निकाले गए थे वो 2002 से पहले के इंडिया में वोट देते आ रहे। एक तो हमारे देश के विंग कमांडर थे जिन्होंने 17 साल तक एयरफोर्स के अंदर देश के लिए सर्व किया। कोलकाता के हाई कोर्ट के जज का नाम निकाल दिया था इन्होंने बाहर, और इनको बोला गया कि जिन लोगों का नाम निकाल दिया गया उनको अपना नाम दोबारा से ऐड करवाना पड़ेगा फॉर्म 6 का यूज करके। पर ये सारा का सारा सरकारी काम है, बहुत ज्यादा स्लो चलेगा, 60 दिन तक लग सकते हैं। पर इलेक्शन करवाने में इतना टाइम पड़ा नहीं है, तो एक काम करते जिनको निकाल दिए। और ये डिसाइड कर रहा है हमारे देश का इलेक्शन कमीशन, जिसके पास सिर्फ एक ही ड्यूटी है कि भैया हर वो आदमी जो वोट देने का हकदार है उसको उसका राइट सिक्योर करवाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना बिना किसी प्रॉब्लम के। इस चीज को काउंटर करने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार देखो प्रॉब्लमेटिक तो है सिचुएशन, पर इलेक्शंस को पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। जिन लोगों के भी नाम बाहर निकाल दिए गए उनकी नागरिकता नहीं छीनेगी, वो लोग इलेक्शन के बाद खुद को प्रूव कर सकते हैं और उनको दोबारा वोटर कार्ड दे दिया जाएगा और वो लोग अगले इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। इस वाले में नहीं करने को मिलेगा। अबे क्यों नहीं करने को मिलेगा जब मैं इस देश का नागरिक हूं? तो अभी इलेक्शन कमीशन एक साइड, सुप्रीम कोर्ट एक साइड, तो भैया 27 लाख लोग तो लटक गए। देखो अभी हम लोग इलेक्शन की बात तो कर रहे हैं, पर बंगाल हो या दिल्ली कोई भी सरकार आ जाए, एआई रेवोल्यूशन बिल्कुल नहीं रुक सकता और ये रेवोल्यूशन आ भी चुका है। अभी जिन लोगों को एआई नहीं आता ना, कंपनीज उन लोगों को हायर ही नहीं कर रही है। पहले एआई को ना एक एक्स्ट्रा स्किल की तरह देखते थे, अब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि भैया ये तो आनी ही चाहिए। और जिस तरह से एआई की डिमांड बढ़ रही है ना, इंडिया के अंदर लाखों में एआई जॉब्स भरी पड़ी है और करने के लिए लोग नहीं है क्योंकि लोगों को काम आता नहीं है। और एआई की स्किल
आएगी भी कैसे। कॉलेजेस एक डेकेड पुराना सामान पढ़ा रहे हैं, 2015 का सिलेबस है उनके पास। इसलिए काफी लोग ना अपने फ्यूचर्स को सिक्योर करने के लिए ना न्यू एज स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं। और मेरे नोन के अंदर भी कुछ लोगों ने ना ओल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को चूज किया। ये लोग आपको डे 1 से कोडिंग शुरू करवा देते हैं, पहले ईयर से ही आपको एआई सिखाना शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर टॉप 5 कंपनी के एक्सपर्ट्स हमें स्किल्स सिखाएंगे। ये लोग आपको बताएंगे कि कैसे डिग्री पे जॉब मिलने का टाइम अभी जा चुका है। आपकी जॉब आपकी लिंक्डइन विजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, आपके पोर्टफोलियो के ऊपर डिपेंड करती है। ओल्टा स्कूल के अंदर आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री मिलती है, जिसके अंदर आपको एआई स्किल सिखाई जाती है। 20 से ज्यादा एआई प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करवाया जाता है, जिससे आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर तो मिलता ही है, पर आपको काम करने के लिए एक पर्सनल मैकबुक भी दिया जाता है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स को 3rd ईयर के अंदर इंटर्नशिप भी मिलती है, जिसके लिए इनके पास 1000 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं। इलेक्शंस की न्यूज तो तुम लोग सुन रहे हो, और इलेक्शन तो होती भी रहेंगी। तो इलेक्शन के चक्कर में ना तुम्हारा करियर वेट नहीं करेगा। तो उल्टा में एडमिशन लेने के लिए तुमको ASAT एग्जाम देना होगा, जो अभी 23 अप्रैल को होने वाला है। और उसके अंदर अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 अप्रैल की है। और अगर तुम लोग उस एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हो तो तुम्हें 100% तक स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। और अभी हम लोग वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं। और दूसरी तरफ एक बहुत फेयर आर्ग्यूमेंट आ सकता है तुम्हारी साइड से कि यार मैक्सिमम लोग तो हिंदू मारू हुए थे ना, ऐसा थोड़ी टीएमसी के वोट काट दिए, टीएमसी के वोट थोड़ी जा घटे। बट ना यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि इलेक्शन कमीशन ने दोबारा से जो भी डेटा रिलीज किया था ना, वो डिजिटली सर्च नहीं कर सकते आप। इलेक्शन कमीशन हमेशा ऐसे ही करता है कि डेटा को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके अपलोड करता है, जिससे लोगों को टाइम ज्यादा लगे। तो ओल्ड न्यूज ने क्या किया, उसको डिजिटली रीडेबल बनाया और उसके बाद डेटा को एनालाइज किया। और एनालाइज करने के बाद ये चीज पता चली कि पिछले इलेक्शन के अंदर टीएमसी ना 36 सीटों के ऊपर सिर्फ 5% के मार्जिन से जीती थी। जिन 36 सीटों के ऊपर टीएमसी जीती थी 5% से, उन्हीं 36 सीटों के ऊपर 5% वोट को काट दिया गया। और इसको आप लोग कोइंसिडेंस या कोरिलेशन बोल सकते हो, क्योंकि आप लोग ये फिगर आउट नहीं कर सकते ना कि उन्हीं 5% लोगों के वोट काटेंगे जिन्होंने पिछली बार टीएमसी को वोट दिया था और हमको वोट नहीं करने वाले हैं। बट एक और पैटर्न को नोटिस किया गया कि भैया जिस जगह पे टीएमसी रूल करती है, उस जगह पे जो भी वोटर्स को सस्पिशन में डाला गया उसमें से मोस्टली वोटर्स मुस्लिम है। और यार जब भी ऐसी चीजें होती है ना, ये चीजें उछल के आती है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हजारों बार सवाल उठाए गए हैं और इलेक्शन कमीशन का काम है कि अपनी इमेज को सुधार के रखे, अपनी इमेज के लिए पीआर करवाए, अपने आप को स्वच्छ दिखाए, हर वो पॉसिबल प्रूफ देने के लिए हमेशा रेडी रहे, जिससे जनता उनके ऊपर विश्वास करे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पिलर है। ये गिर जाएगा तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो होने से रहे। और लोगों को शक है कि अभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, और इसके लिए ना काफी सारे डेटा पॉइंट्स को मेजर किया जा सकता है। इलेक्शंस के अनाउंस होते ही इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के अंदर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को हटा दिया, डीजीपी को हटा दिया, होम सिक्योरिटी को हटा दिया, इवन पुलिस कमिश्नर तक को ट्रांसफर कर दिया। वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज है जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा या फिर नादिया, नॉर्थ 24 परगनास, टीएमसी के डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शन कमीशन ने सीधा 13 आईएएस डीएम्स और 5 आईपीएस डीजीआई ऑफिसर्स को उतार दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, 23 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने 73 रिटर्निंग ऑफिसर्स को बदल दिया, जो टोटल रिटर्निंग ऑफिसर्स के 26% है। और उसके 5 दिनों बाद 14 ऑफिसर्स को और भी बदल दिया। अभी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यार ये रेगुलर प्रोसेस है, हर 3 साल में किया जाता है, इसमें कोई नया नहीं है। पर जितने मैसिव शफल्स किए जा रहे हैं, ऑपोजिशन को लगता है कि इसके अंदर भी कोई ना कोई साजिश चल रही है। और अगर बीजेपी गवर्नमेंट कोई भी साजिश दीदी के खिलाफ चलाती ना, दीदी टिक के नहीं बैठती। अगर तुम लोग दीदी को अभी तक हल्के में ले रहे हो, एक विक्टिम समझ रहे हो, भैया दीदी विक्टिम नहीं है, दीदी हल्की नहीं है। तुम जैसे इंडिया को मोदी के बिना इमेजिन नहीं कर सकते हो, तुम लोग वेस्ट बंगाल को दीदी के बिना इमेजिन नहीं कर सकते हो। दीदी वहां पे कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, बहुत दबदबा है वहां पे दीदी का। बाकी शहरों में पार्टी के पास वर्कर्स होते हैं, दीदी के पास गुंडे हैं। आप ना वेस्ट बंगाल में जाओगे ना, एक चीज को नोटिस करोगे, वहां के लोग ना कभी भी ओपनली आपको ये नहीं बताएंगे कि वो किसको वोट करने वाले, क्योंकि ना वहां पे आज भी ये चीज चलती है कि भैया अगर आप बता दोगे कि किसको वोट करने वाले हो और अगर ओपोजिशन को पता चल गया, वो आके आपका घर जला देंगे। एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। वहां पे हर इलेक्शन से पहले दंगे होते हैं और कर्फ्यू लगता है, एंड थैंक्स टू डीडी वो कॉन्स्टेंटली चलता आ रहा है। तो जब आप लोग इसको ऐसे मूवी देखते हो ना कि भैया दीदी और बीजेपी लड़ रही है, बहुत मजा आता है। पर जब देखते हैं कि हमारे ही देश में लड़ाई चल रही है और उससे हम ही लोग इंपैक्ट हो रहे हैं, बहुत बुरा लगता है। अभी पीछे ईडी ने आईपैक के ऑफिस के ऊपर रेड कर दी थी। अभी आईपैक का ऑफिस क्या चीज है वो चीज समझो। ममता बनर्जी का बोलना है कि आईपैक का ऑफिस वो ऑफिस है जिसके अंदर हमारे पूरी पार्टी की मार्केटिंग सॉर्ट होती है। और जब ईडी ने आईपैक के ऊपर रेड करी थी तो वो हमारे पार्टी डॉक्यूमेंट्स को चुराने आए थे। Mamata Banerjee had claimed that TMC's poll strategy was targeted. इससे वो लोग हमारे वोटर लिस्ट ले जाए, पार्टी के डॉक्यूमेंट्स को ले जाए और बाद में हमें हरा दे। तो जब ईडी ने आईपैक के ऑफिस और आईपैक के ओनर के घर पे रेड करी थी, उस टाइम पे दीदी उनके घर के अंदर चली गई थी, चलती रेड के अंदर। आप लोग जब मूवीज वगैरह देखते हो ना, रेड टाइप मूवी जिसके अंदर कोई भी नेता आता है, अंदर वो करने की कोशिश करता है और ईडी बाहर रोक देती है कि भैया नहीं जाना, या फिर इनकम टैक्स की रेड पड़ी होती है तो वो बाहर रोक देते हैं कि भैया आप अंदर नहीं जा सकते। ये रूल दीदी के पास नहीं चला, दीदी सीधा अंदर चली गई, अपनी फाइलें उठाई और बाहर आ गई। आप एक नजर से वीडियो देखोगे बहुत फनी है, दूसरी नजर से देखोगे सोचोगे क्या तमाशा बना रखा है कानून का। दीदी ने ईडी की रेड के अंदर दखलंदाजी करी, वहां से फाइलें उठा के ले आई, पूरी की पूरी रेड को कैंसिल आउट करवा दिया। उसके बाद दीदी के ऊपर एक्शन होना चाहिए था ना, दीदी ने क्या किया, खुद जाके एफआईआर कर दी ईडी के खिलाफ। कोलकाता पुलिस और ईडी आपस में लड़ रही है। ईडी को ममता बनर्जी के ऊपर शक था जिसकी वजह से रेड मारी थी, बट वेस्ट बंगाल की पुलिस ने ईडी के ऊपर ही एफआईआर कर दी। ये तो जब मैटर कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने बोला भाई ईडी पे एफआईआर थोड़ी कर सकते हो, कैंसिल करो इसको। बट दीदी की ये चीज
बोलनी भी गलत नहीं थी कि भैया इलेक्शन से एकदम पहले ईडी को कैसे याद आया। 2020 के केस के लिए रिसर्च करने आए थे, जो कि एक कोल स्कैम का केस था। पिछले 2 सालों से एकदम सन्नाटे के अंदर बैठे थे, जैसे इलेक्शन आने वाले सीधा रेड मार दी। और ओपोजिशन का ये चीज कहना है कि ईडी और सीबीआई का मिसयूज किया जाता है हमारे नेताओं को डराने के लिए, और जैसे उनको डराया जाता है वो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम साफ हो जाते हैं और सारे चार्जेस और केस उनके ऊपर से हट जाते हैं। और मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आ रहे होंगे और उनके साथ ऐसा हुआ है। बट अगर तुम लोग लेफ्ट विंग का ज्यादा कंटेंट देखते हो ना, तुम्हें लग रहा होगा बीजेपी तो ईविल है, टीएमसी वाले तो भगवान के बंदे हैं। दीदी का घर जाके देखो, कितना अच्छा घर है, छोटे से घर में रहती है, कितनी हम्बल दीदी है हमारी, कितनी डाउन टू अर्थ है, कितना बढ़िया काम करती है। बट लेट मी रिमाइंड यू, ये वही दीदी है जो आरजेकर हॉस्पिटल में केस होने के बाद बोलती है कि लड़की बाहर की होती। ये दीदी की मेंटालिटी ये है कि जिसके साथ हुआ ये उसके ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग कर देती है। And especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. आरजीकर हॉस्पिटल में जब कांड हुआ था, दीदी ने खुद के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। दीदी के अंडर पुलिस आती है और दीदी पुलिस के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट कर रही थी। वेस्ट बंगाल के लोग ना दीदी को अंधा ट्रस्ट करते हैं, उसके काफी सारे रीजन है, जिसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि वेस्ट बंगाल के लोग आज के डेट में डिपेंडेंट बहुत हो चुके हैं, जिसके बारे में हम अच्छे से आगे बात करेंगे। क्योंकि बंगाल एक टाइम पे यहाँ पे होता था, इंडिया की 25% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता था। आज की डेट में वो 24वें नंबर पे है। कहा जीडीपी पर कैपिटा के अंदर तीसरे नंबर पे था, अभी वो 24वें नंबर पे आ चुका है। हर सरकार ने आके बंगाल को सिर्फ और सिर्फ अंदर से खोखला किया और कुछ भी नहीं किया। मैं तुम्हें टीएमसी का एक छोटा सा ब्रेकअप दे देता हूँ कि टीएमसी पिछले कुछ सालों में कैसा काम कर रही है। अप्रैल 2013 के अंदर सरदा स्कैम के अंदर 17 लाख लोगों का 30,000 करोड़ रुपया डूब गया, और उसके पीछे मदन मित्रा और कुणाल घोष जैसे लोगों का नाम आ रहा था जो टीएमसी के लोग थे। फिर आया नरादा स्टिंग ऑपरेशन, जिसके अंदर टीएमसी के लोग रिश्वत लेते हुए कैमरे के ऊपर पकड़े गए थे। उसके बाद 2015 के अंदर 17,520 करोड़ का रोज वैली स्कैम हो गया, और उसके अगले साल इलेक्शन थे। टीएमसी के लोगों ने इतने स्कैम कर रखे हैं, फंस जाने चाहिए थे। 294 सीट्स के अंदर से 211 सीट मिली है उनको। ठीक है, लोगों ने ट्रस्ट कर दिया होगा, लोगों को लगा होगा एक बार आई है नई नई पार्टी स्कैम कर दिया तो क्या हुआ, आगे करेगी तो पकड़ लेंगे। फिर 2021 के इलेक्शन से ठीक पहले कोल स्कैम हो गया, जिसकी वजह से अभी जो ईडी ने रेड मारी थी, पीछे बात कर रहा था ना, वही कोल स्कैम 2021 के इलेक्शन से ठीक पहले हुआ था। दोबारा टीएमसी का नाम आया, काफी बड़े नेताओं के नाम आए। इस बार तो टीएमसी की सीटें टूटनी चाहिए थी। पिछली बार 211 आई थी, इस बार 215 आ गई। अभी हाल ही के 2024 के इलेक्शन से पहले एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था, जिसके अंदर इनके मंत्री पार्थ चैटर्जी के घर पे कैश के पहाड़ मिले थे, और संदेश खली जैसा भयंकर ह्यूमन राइट हुआ। और इतना सब कुछ होने के बाद टीएमसी ने 42 में से 29 सीट जीत ली। और इतने सारे स्कैम्स होने के बाद भी ना टीएमसी हमेशा जीतती रहती है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है फ्रीबीज। उन्होंने जितनी भी बार इलेक्ट हुए हैं, हर बार फ्रीबीज बढ़ा दी है, और वेस्ट बंगाल के लोगों को फ्रीबीज के ऊपर डिपेंडेड कर दिया है। और जितनी भी गवर्नमेंट आई, हर किसी ने वेस्ट बंगाल को तोड़ा और कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बिड करी है। वरना वेस्ट बंगाल हमेशा से ऐसा नहीं था। इवन 1970s के अंदर मुगल इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। उस टाइम पे इंडिया पूरी दुनिया का 24% अकेला प्रोड्यूस करता था, और इस 24% में से लगभग 12% सिर्फ और सिर्फ बंगाल से आता था। बट फिर हुआ क्या, वही इंडिया को लूटना चालू किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ट्रेडर से सभी के सभी इंडिया को लूटने की लाइन में लगे हुए थे। उस टाइम पे बंगाल के अंदर मुस्लिम कपड़ा, सिल्क, चावल, ये सारी चीजें कॉमन थी, और यूरोप के अंदर सारी की सारी चीजें प्रीमियम थी। मुर्शिदाबाद में जगत सेठ फैमिली का बैंकिंग एम्पायर चलता था, और ये लोग उस टाइम पे दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकर्स में काउंट होते थे। फिर 1770 का द ग्रेट बेंगल फेमन। আর না খাওয়া, তোমরা কত মানুষ না খেয়ে মরে যাচ্ছে, এই জিনিসটা যে ভিতরে খুব রাস্তাঘাটে স্কুল থেকে আসার সময় আমাদের মতো ছোট ছোট বাচ্চা আমরা। पहले मुगलों के टाइम पे टैक्स 10 से 15% हुआ करता था, और ब्रिटिश के आने के बाद टैक्स को 50% तक कर दिया बंगाल में। और ये टैक्स बढ़ाने की वजह से वहाँ के जो किसान थे उनके पास ज्यादा अनाज बचा नहीं करता था। और जब 1769 के अंदर फसल खराब हो गई थी, तो ब्रिटिशर्स ने टैक्स कम करने की वजह टैक्स को बढ़ा दिया था 10% से, जिसकी वजह से बंगाल की 1/3 आबादी उस टाइम पे मारी गई थी। कुछ एस्टिमेट से बताते हैं कि 20 लाख से लेके 1 करोड़ लोग तक मारे गए थे। और बंगाल को इतना ज्यादा लूटा गया कि जो बंगाल इंडिया की जीडीपी के अंदर 24% कंट्रीब्यूट करता था, आजादी आने तक वो 3% तक आ गई थी। और जहाँ पे ब्रिटिश राज में या फिर मुगल राज में सिर्फ और सिर्फ बंगाल को लूटा ही गया था, आजादी मिलने के बाद और लूटा है। 1947 के अंदर आजादी मिलती बंगाल को ना 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। एक इंडिया के पास रह गया, वो था वेस्ट बंगाल, और दूसरा था ईस्ट बंगाल, जो पाकिस्तान को दे दिया था, जो कि आज की डेट में बांग्लादेश है। अभी उस पार्टीशन के अंदर क्या हुआ, वेस्ट बंगाल के पास 108 जूट मिल्स तो रह गई थी, पर जूट को उगाने वाली 82% लैंड को पाकिस्तान को दे दिया गया, जिसकी वजह से जूट कंपनीज रातों रात खत्म हो गई, क्योंकि रॉ मटेरियल की सप्लाई ही बंद हो गई थी। और जिस टाइम पे वेस्ट बंगाल ये सारी चीजें फेस कर रहा था, उस टाइम पे 25 लाख रेफ्यूजी बांग्लादेश के अंदर घुसे थे।
और 1971 के अंदर 10 लाख रेफ्यूजी और भी घुसे थे। मतलब पहले आपने वेस्ट बंगाल को लूट लिया, उसके बाद उसकी जूट की प्रोडक्शन बंद हो गई, उसके बाद रेफ्यूजी आ रहे हैं। और 1971 के अंदर जिस टाइम पे ईस्ट बंगाल को इंडिया ने आजादी दिलवाई थी, उस टाइम पे 72 लाख रेफ्यूजी इंडिया के अंदर और आगे थे। जब पंजाब के अंदर ऐसे ही रेफ्यूजी घुसे थे ना, तो उनको एक बेल आउट पैकेज दिया गया था, बंगाल को कुछ भी नहीं दिया गया। जो रेफ्यूजीज बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आए थे, वो लिटरली रेलवे स्टेशन के ऊपर सो रहे थे। और प्रॉब्लम्स बंगाल के लिए यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी। आजादी से पहले बंगाल को सेंटर टैक्स पूल का 20% दिया जाता था, और हमारे देश को आजाद होते 1997 से लेकर 1950 के अंदर सेंटर ने बंगाल के शेयर को कट करके 12% तक कर दिया था। और 1951 के फर्स्ट फाइनेंशियल कमीशन ने इसको काट के 11.25% तक कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे एक नया रूल बनाया गया कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बजट्स को अलॉट किया जाएगा। अगर यूपी और बिहार के पास ज्यादा पॉपुलेशन है तो उनको ज्यादा पैसा दिया जाएगा, अगर बंगाल के पास कम पॉपुलेशन है तो उनको कम पैसा दिया जाएगा। और बंगाल एक ऐसा स्टेट था जिसके अंदर 72 लाख रेफ्यूजी आ चुके थे, उनकी कंपनी छीन चुकी थी, और जहां पे उनको 20% का शेयर मिल रहा था वो 11% तक कम हो चुका था। और तुम्हें यहां तक देख के लग रहा होगा कि यार ठीक है, कोई ज्यादा फर्क पड़ा भी नहीं है। पर 1952 की बात सुनो। 1952 के अंदर फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को लाया गया, और इसने आगे ना पूरे गेम को चेंज कर दिया। बंगाल के पास ना एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी कि उनको ना कोल और आयरन बहुत सस्ता मिलता था। रानीगंज बेल्ट से इनको कोल मिल जाता था और बिहार झारखंड से इनको आयरन मिल जाता था। तो अगर कोई बंगाल के अंदर फैक्ट्री लगाना चाहता था तो उसको रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत कम आती थी एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। अभी इस पॉलिसी की बात क्या हुआ, गवर्नमेंट ने आके बोला कि सभी के सभी स्टेट्स को कोल और आयरन सेम प्राइस में मिलेगा, जो कि एक तरफ से देख के लगता है कि भैया ठीक है, सारे स्टेट्स को इक्वल प्राइस दिया जा रहा है। बट जो बंगाल के पास एडवांटेजेस थे ना, उसको छीन लिया गया था, और इस पॉलिसी को 41 साल तक 1993 तक चलाया गया। और इसके अंदर कोई स्टेट गवर्नमेंट की गलती नहीं थी, पूरी पूरी सेंटर की स्कीम थी। पर ये सारी चीजें कलेक्टिवली पता क्या कर रही थी, बंगाल को गरीब कर रही थी। 1967 के अंदर बंगाल की गरीबी 73% को क्रॉस कर गई थी। लोग रेलवे ट्रैक्स के ऊपर सो रहे थे, इंडस्ट्रीज मर रही थी बंगाल के अंदर। और उस टाइम में जो हमारी सरकार थी वो कांग्रेस की थी, और सरकार एकदम चिल होकर बैठी थी। और इसी टाइम 1967 के आसपास ना नक्सलवादियों का जन्म होना शुरू हुआ। अर्बन बंगाल के स्टूडेंट्स, लेबर, किसान सारे के सारे नक्सलवाद की सपोर्ट में आ गए। बंगाल का प्रेसिडेंसी कॉलेज, IIT खड़गपुर, ये सारे के सारे नक्सलवादी समर्थक हो गए। और उस टाइम पे ना इन्होंने खत्म कैंपेन चलाया, मतलब असैसिनेशन। कोई भी इन्वेस्टर हो गया, फैक्ट्री ओनर हो गया, या फिर कोई भी पुलिस कांस्टेबल हो गया, सभी को जान से मारना शुरू कर दिया। और 1968 से लेकर 1972 तक कलकत्ता एक वॉर जोन बन गया था। और ये वही नक्सलवादियों की बात कर रहा हूँ जिसको ये अमित शाह के बोलते हैं ना कि भैया हम नक्सलवादियों को खत्म कर देंगे, ये वही थे। बदले में सरकार ने क्या किया, अपनी आर्मी को उतारा, 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को रातों रात मार दिया। और इसके ना दो बहुत बड़े साइड इफेक्ट हुए। सबसे पहले कलकत्ता के अंदर फियर साइकोलॉजी फैल गई। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की डिग्री यूजलेस हो गई थी। कई सालों तक कलकत्ता के अंदर कॉलेजेस में एग्जाम ही नहीं करवाए गए, और अगर कोई भी बच्चा वहां से डिग्री लेके जॉब लेने जाता था तो उसको नक्सलवादी बोला जाता था। और दूसरा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि जो पूरी आइडियोलॉजी थी ना, ये कैपिटलिज्म के खिलाफ थी। और जब फैक्ट्री ओनर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट को या बिजनेस ओनर्स को ओपनली मारा जा रहा था, तो जो बचे हुए लोग थे ना, उन्होंने भागना चालू कर दिया। रातों रात जो बची कुची फैक्ट्रीज थी वो भी वहां पे बंद होने लग गई, कंपनी से शट डाउन कर दिया, अलग अलग स्टेट्स के अंदर मूव इन करने लग गए। बट उस टाइम पे लोगों को ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही थी, सारे के सारे लोग ना कांग्रेस के खिलाफ हो गए थे। और उसके बाद 1997 के अंदर इलेक्शन होते हैं और एक रेवोल्यूशन होता है। CPIM पावर के अंदर आती है, ज्योति बासु CM बनते हैं और 34 साल बंगाल के अंदर राज करते हैं। और तुम्हें लग रहा होगा कि यार मैं पास्ट क्यों सुना रहा हूँ, तुम्हें अब समझ आएगा कि कहानी एट द एंड पहुंची कहां पे, और ये सारी बातें तुम्हें जानना जरूरी क्यों थी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बंगाल के साथ पहले क्या क्या हुआ, प्रॉब्लम ये है कि आइडियोलॉजी शुरू कहां से हुई है। चाहे वो CPIM थी, चाहे वो TMC है, सभी के सभी सेम आइडियोलॉजी को यूज करते हैं। और ये आइडियोलॉजी पनपने का रीजन था कि बंगाल को नोचा बहुत गया। CPIM की क्या थी, एक बहुत ही ज्यादा क्लियर आइडियोलॉजी थी। ये लोग ना कैपिटलिज्म के खिलाफ थे, इनको प्राइवेट कंपनीज भाती नहीं थी। इनका बोलना था जिनके पास ज्यादा लैंड है वो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, जिनके बिजनेस है वो भी आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, इन्वेस्टर भी आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो हम लोग ना आपको एक्सप्लॉइट नहीं होने देंगे, तो एक काम करो, जितने भी वर्कर्स है ना उनकी यूनियंस बनाओ। और यूनियंस को ना इन्होंने पावर बहुत ज्यादा दे दी, और इन्होंने ना एक नई पॉलिसी शुरू करी कि भैया तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हें सब्सिडी दिया करेंगे। तुमने हमें सरकार बनाया, हम लोग वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे। और जब ये दोनों आइडियोलॉजीज को पैरेलली चलाया गया कि भैया जॉब से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम यूनियंस को बहुत पावर दे देंगे। अब जब यूनियंस को बहुत ज्यादा पावर मिल जाती थी तो वो बिजनेस ओनर को ओवर पावर करने लग जाते थे। अब ये ओवर पावर होने की वजह से क्या होती थी, कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक्स होनी शुरू हो जाती थी एक कंपनी में। कंपनी का ओनर कुछ कर नहीं पाता था, तो वो क्या करता था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वहां पे ऑलमोस्ट मर गया था। तो जो और बची कुछ कंपनियां थी वो भी स्टेट छोड़ के भागने लगी। कुछ लोग भाग गए, कुछ का धंधा बंद हो गया। और CPIM का बहुत क्लियर था कि भैया हमें वोट देते रहो, हम लोग तुम्हें सब्सिडी देते रहेंगे, और अगर तुमने हमें वोट देना बंद कर दिया तो हम लोग तुम्हारे राशन कार्ड के अंदर दिक्कत करेंगे, तुम्हें पॉलिसीज के अंदर थोड़ी दिक्कत दिला देंगे। और इसी रीजन की वजह से इंडिया के अंदर फ्रीबी पॉलिटिक्स शुरू हुई थी। और अगर आज की डेट में देखोगे तो आज की डेट में भी सरकारें सेम ही काम कर रही है। बट ना CPIM ने एक चीज को बहुत अच्छा किया था, 15 लाख शेयर क्रॉपर्स को जमीन के हेरिडिटी राइट्स दिए थे, 28 लाख लोग उसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिशियरी बने थे, जिसकी वजह से बंगाल के अंदर एग्रीकल्चर ग्रोथ 7% तक आ गई थी। और 1980 के अंदर जो पॉवर्टी पहले 73% की थी वो 33% की रह गई थी। बट ये सारी चीजें करते हुए ना CPIM सिर्फ और सिर्फ अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रही थी। CPIM को पता था कि भैया हम लोग जनता को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और तुम्हें से काफी लोगों को समझ नहीं
आएगा कि यार जनता का पैसा जनता को देना एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है, क्योंकि सरकार तो वही पैसा जनता को देती है ना जो वो जनता से लेती है, विच इज ट्रू। पर शॉर्ट के अंदर समझो, जब सरकार हमसे पैसा लेती है वो इसलिए लिया जाता है कि वो उसको बेटर वे से यूटिलाइज करेगी, वो उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेगी, इंडस्ट्रीज को लेके आएगी, थोड़े बहुत बेनिफिट उनको प्रोवाइड करेगी, एक इकोसिस्टम बनाएगी जिसके अंदर हम लोग बेटर वे से सर्वाइव कर सके, चाहे वो सड़कें हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, या फिर एजुकेशन, हेल्थ केयर, या फिर कोई भी चीज हो जाए। पर अगर वही पैसा मोड़ के आपको वापस दे दिया जाएगा तो आप 4 दारू की बोतलें ज्यादा पी लोगे, ज्यादा अच्छा खाना खा लोगे, महीने के अंदर एक बार पनीर बनता था 4 बार बना लोगे, और उसमें तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी, उसके अंदर तुम्हारे स्टेट की ग्रोथ नहीं होगी। और ये चीजें सीपीआईएम को समझ आ रही थी, तो 32 साल राज करने के बाद उन्होंने सोचा कि भैया एक काम करते हैं, इंडस्ट्रीज को लाने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि 1991 से लेकर सन 2000 तक 22,000 फैक्ट्रीज बंगाल के अंदर बंद हो गई थी। मैं दोबारा बोलता हूँ, 22,000 फैक्ट्रीज बंगाल के अंदर बंद हो गई थी। और सबसे बड़ी आयरनी क्या थी, जिन यूनियंस को पावर दी गई थी और वो अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे थे ना, उन्हीं यूनियन के लीडर्स उस फैक्ट्री के बंद होने के बाद उसी फैक्ट्री के बाहर पे रिक्शा चला रहे थे। यूनियन जो वर्कर्स के लिए काम कर रही थी वो वर्कर्स ही हार गए, क्योंकि कंपनीज ही बंद हो गई। और सीपीआईएम ने बंगाल को खत्म करने के लिए ना हर बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लिया। बेंगलोर जो आज की डेट में आईटी हब है ना, वो ऑफर पहले कोलकाता को आया था, पर मना कर दिया गया कि भैया हमारे पास तो बहुत ज्यादा यूनियंस है, हम कंप्यूटर ले आएंगे तो लोगों का काम छिन जाएगा। 1983 के अंदर इंग्लिश तक को बैन कर दिया था, कहते हम लोग लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे। जब कंप्यूटर्स आए इंग्लिश के अंदर आए, पहले अडॉप्ट नहीं किया, और जब अडॉप्ट करने का टाइम आया तब इंग्लिश सीखने बैठ गए। पुराने जितने फकस गिनवाए थे वो तो हुए ही हैं। उसके बाद यूनियंस को बहुत ज्यादा पावर दे दी थी, आईटी रेवोल्यूशन को मिस कर दिया था, इंग्लिश को बैन कर दिया था। तो सीपीआईएम ने ट्राई किया कि चलो एक काम करते हैं यार, फैक्ट्रीज को वापस लाने की कोशिश करते हैं। तो 2006 के अंदर इन्होंने रतन टाटा सर को बुलाया था नैनो का प्लांट लगाने के लिए, और नैनो का प्लांट लगाने के लिए उनको 997 एकड़ जमीन चाहिए थी, और वो जमीन लेना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जनता को 32 सालों से ट्रेन किया कि भैया कैपिटलिज्म गंदा है। और जो 997 एकड़ जमीन लेनी थी ना, वो 13,000 फार्मर से लेनी थी। मतलब आपको 13,000 फार्मर से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 997 एकड़ जमीन लेने के लिए। और उसका रीजन पता क्या था? थोड़ी टाइम पहले मैंने बताया ना कि सीपीआईएम ने लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, और सभी को इतनी थोड़ी थोड़ी लैंड डिस्ट्रीब्यूट करी थी कि ऑन एन एवरेज सबके पास 0.7 हेक्टेयर लैंड आती थी। तो अभी जब सबके पास लैंड ही बहुत थोड़ी है, तो उसको एक्वायर करने के लिए मल्टीपल लोगों के पास जाना पड़ेगा। और ये सारी चीजें देख के ममता बनर्जी बीच में एंटर करती है, और सीपीआईएम ये भी कर रही थी, वो 13,000 फार्मर से लैंड एक्वायर कर भी रही थी। और दिसंबर 2006 के अंदर एंट्री लेती है हमारी दीदी, और दीदी आगे 26 दिनों के लिए अनशन के ऊपर बैठ जाती है, भूख हड़ताल कर देती है, जिसके बाद उनका वेट भी बढ़ गया था कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। वो 26 दिनों तक भूख हड़ताल कर देती है और कह देती है फार्मर्स को भड़का के कि भैया ये लोग तुम्हें लूट रहे हैं, हमारी जमीन हथियार रहे हैं, तुम्हें बढ़िया मुआवजा नहीं दे रहे हैं। और ये पूरा का पूरा केस ऑलमोस्ट 2 सालों तक चला, और 3 अक्टूबर 2008 को रतन टाटा सर ने पता क्या बोला था? यू कैनॉट रन अ फैक्ट्री विद अ गन टू योर हेड। और ये चीज बोलते ही उन्होंने अपनी फैक्ट्री को माइग्रेट कर लिया था गुजरात के अंदर। और नरेंद्र मोदी जो उस टाइम पे गुजरात के सीएम थे, सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों के अंदर अंदर रतन टाटा को नैनो के प्लांट के लिए जितनी भी जमीन चाहिए थी सारी की सारी एलोकेट करवा दी। और जहां पे एक साइड के अंदर गुजरात के अंदर फैक्ट्री लगाई जा रही थी, दूसरी तरफ बंगाल के अंदर लड़ाइयां चल रही थी। दीदी के भड़काने की वजह से वहां पे दंगे हो चुके थे, पुलिस ने ओपर फायरिंग करी, 25 से ज्यादा लोग मार दिए। और जो आइडियोलॉजी का चूरन 34 सालों से सीपीआईएम बेचती आ रही थी, वही दीदी ने बेच दिया। 2011 के अंदर दोबारा इलेक्शन आते हैं, टीएमसी ने इलेक्शन लड़ा और ममता बनर्जी सीएम बन गई 184 सीट्स के साथ, जिसकी वजह से सीपीआईएम तो चली गई, पर आइडियोलॉजी वैसी की वैसी रह गई। और अगर करंटली आज की डेट में बंगाल का हाल देखो, इतनी ज्यादा फ्रीबीज चला रखी है कि हर घर में 2 से 3 डायरेक्ट ट्रांसफर मिल जाएंगे। बंगाल में खाद्यश्री का राशन आता है, लक्ष्मी भंडार का पैसा आता है। बट बंगाल की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम पता है क्या? माइग्रेशन। वहाँ पे फैक्ट्रीज ही नहीं है, वहाँ पे जो भी नहीं है। 1 करोड़ बंगाली बाहर जाके काम कर रहे हैं। कोई लोग तमिलनाडु जाके काम कर रहे हैं, कोई लोग बेंगलोर जाके काम कर रहे हैं, कुछ लोग तो दिल्ली गुड़गांव में आ रखे हैं। और ये 1 करोड़ का जो नंबर है ये ऑफिशियल नंबर है। अनऑफिशियल नंबर इससे कई % तक ज्यादा हो सकते हैं, और इसको अब तक ट्रैक भी नहीं किया गया। बंगाल के लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही कि लक्ष्मी भंडार से हमारे पास हर महीने के 1500 रुपए तो आ जा रहे हैं, पर हमारा मर्द जो गुड़गांव के अंदर जाके एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है, जिसके अंदर उसको 12 से 13,000 रुपए मिलते हैं, वो भी जिल्लत सहने के बाद, उसको चेंज करने के लिए सरकार से डिमांड और ये फ्री की रोटी बंद करनी होगी। यही सेम बीमारी आने वाली पीढ़ी में ना फैले, इसको बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये लक्ष्मी भंडार और फ्रीबीज को बंद करना होगा, और सरकार से डिफरेंट डिमांड्स रखनी होगी। सरकार को बोलना होगा कि भैया हमें इंडस्ट्रीज चाहिए। मैं एक डेटा दिखाता हूँ, तमिलनाडु का जो बजट है वो 4.39 लाख करोड़ का है, और वहीं पे बंगाल का बजट है 3.89 लाख करोड़ का। सिर्फ और सिर्फ 13% का डिफरेंस है। पर तमिलनाडु कैपेक्स पे पता कितना स्पेंड कर रहा है? 57,231 करोड़ रुपीस। जिनको कैपेक्स नहीं पता, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जिनको ये भी नहीं पता ग्रोथ समझ लो, वो लोग ग्रोथ के ऊपर कितना पैसा बिड कर रहे हैं। और यहीं पे बंगाल कितना बिड कर रहा है? 39,000 करोड़। बजट में 13% का डिफरेंस है, पर इन्वेस्टमेंट के अंदर 45% से ज्यादा का डिफरेंस है। तमिलनाडु के अंदर 18,500 करोड़ के रोड बनाए जा रहे हैं, और वहीं बंगाल के अंदर सिर्फ 7,500 करोड़ के 2.5 गुना का डिफरेंस है यहाँ पे भी। और एक बहुत क्रेजी नंबर दूं, बंगाल की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है अभी इंडस्ट्रीज। बंगाल इंडस्ट्री के ऊपर पूरे साल के अंदर जो बजट एलोकेट कर रहा है ना, वो है सिर्फ 900 करोड़ रुपए, तो टोटल बजट का 0.22% है। और किसी भी स्टेट की ग्रोथ के लिए ना एक नंबर
बहुत ज्यादा मैटर करता है और वो होता है एफडीआई, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि भैया बाहर से कितने लोग स्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी कंपनी के खोलने के लिए कर रहे हो या फिर किसी ऑलरेडी कंपनी के अंदर पैसा डाल रहे हो। यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाएगी, इसको समझो। 2024 से 25 के बीच में बंगाल के अंदर 0.4 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट हुए। दोबारा बता देता हूँ 0.4 बिलियन। और यही महाराष्ट्र के अंदर नंबर क्या है, 19.58 बिलियन डॉलर। गुजरात जैसे स्टेट्स के अंदर ये नंबर 5.7 बिलियन डॉलर है। तमिलनाडु के अंदर ये नंबर 3.7 बिलियन डॉलर है। और बंगाल के अंदर एक छोड़ो आधा बिलियन भी नहीं है, 0.4 बिलियन। बंगाल की सीएम हर साल ग्लोबल बिजनेस समिट तो कर देती है, बड़े बड़े फ्लैशी नंबर्स अनाउंस भी हो जाते हैं कि भैया इतने 1000 करोड़ आएंगे, उतने 1000 करोड़ आएंगे। रियलिटी बंगाल के अंदर 50 गुना कम इन्वेस्टमेंट्स आ रही है। बंगाल का टोटल डेट 7.72 लाख करोड़ रुपीस पहुंच चुका है। जब टीएमसी पावर के अंदर आई थी ये डेट 1.92 लाख करोड़ था। 14 सालों में इन्होंने पूरे डेट को 4 गुना से बढ़ा दिया है। हर साल ये अपने पूरे डेट का 53,000 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ डेट का इंटरेस्ट देने में पे करते हैं। मतलब पूरे बजट का 13% सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहा है। अभी इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा है, मतलब पूरे बजट का 13%। और ये लोन की रीपेमेंट नहीं हो रही है, उसका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। जिस पैसे से हॉस्पिटल, रोड, फैक्ट्री, स्कूल बनने चाहिए थे, उससे तुम्हें क्या मिल रहा है? लक्ष्मी भंडार योजना में हर बार के 1500 रुपए, युवा साथी योजना के अंदर 1500 रुपए और ले लो। और हर नई सरकार आके ये चीज वादा कर रही है कि भैया ये 1500 दे रहे हैं, हम लोग आगे 3000 दे देंगे। अबे नहीं चाहिए भाई, 3000 काबिल बना दो उनको। सरकार से जाके ये चीजें मत पूछा करोगे भैया कौन से धर्म को प्रमोट करोगे, उनसे क्लियरली जाके पूछो कि भैया 10 साल में बंगाल को किधर लेके जाओगे, रोड मैप कहाँ है, क्या क्या इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के लिए चीजें ला रहे हो, क्या क्या प्लान्स लेके आ रहे हो, बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या क्या लेके आ रहे हो, कैसी ऐसी चीजें लेके आ रहे हो जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े। आगे एआई आने वाला है, पहले हम पे जॉब नहीं है और ज्यादा चली जाएगी। बंगाल को सड़क पे ले आओगे क्या? बीजीबीएस के अंदर 13 लाख करोड़ रुपए अनाउंस हुए थे, कहाँ है वो सारा का सारा पैसा? पूछो ये सारी चीजें। और ये सारी चीजें टीएमसी तुम्हें खुद से नहीं बताएगी क्योंकि तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है। वो तुम्हें बताएंगे कि भैया 1500 जो मिल रहे थे वो 2000 कर देंगे। और ऐसा नहीं मैं टीएमसी की बुराई कर रहा हूँ, तो भैया बीजेपी एक बेस्ट ऑप्शन है, बीजेपी को ले आते हैं। जो दीदी 1500 ऑफर कर रही है, बीजेपी वाले 3000 कर रहे हैं। और जो 3000 पे वो ऑफर कर रहे हैं, एक बार कैलकुलेटर खोल के बैठ जाओ, मैथिंग ही नहीं करेगा। कोई पार्टी आगे बात कर रही है कि एफडीआई टारगेट्स कितने कर देंगे, जॉब कितनी कर देंगे। दीदी जाके रैली में बयान दे रही है कि भैया अगर ये लोग जीत गए ना तो एक कम्युनिटी को बहुत खतरा है। योगी जी जाके बयान दे रहे हैं कि भैया अगर हम लोग नहीं आए ना तो एक कम्युनिटी को बहुत ज्यादा खतरा है। नाम ले लो हिंदू मुस्लिम, एक कम्युनिटी क्या होती है? इलेक्शन कमीशन तो वैसे भी तुम्हारी जेब में है, तुम्हारे ऊपर कुछ आने तो वाला नहीं है। किसी से जाके पूछो कि बंगाल में इतना ज्यादा पलायन क्यों हो रहा है। आज की डेट में भी बंगाल के अंदर जो भी कंपनी एग्जिस्ट करती है वो इतनी कम सैलरी क्यों देती है? इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करेगा? आपका काम है सरकार बन के हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे को मैनेज करना, मैनेजमेंट प्लान लाके दो। हमारी सैलरी अभी हमको कम मिलती है, अगर हम दिल्ली गुड़गांव में जाके काम करते हैं तो ज्यादा सैलरी मिलती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारे पास कम ऑप्शन है और कंपनीज हमें आज की डेट में एक्सप्लॉइट कर रही है? एक माँ को ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि आज की डेट में मेरे पास हर महीने 1500 रुपए आ रहे हैं, उसको ये सोचना चाहिए मेरा बच्चा काम कहाँ करेगा। दोनों सरकारें बहुत बुलिश है माताएं बहनों को पैसा देने के लिए, और उसकी वजह से वोट भी कन्वर्ट होते हैं। और हमने बिहार के अंदर सेम चीज देख भी ली, 10-10 हजार रुपए दिए और पूरे वोट कन्वर्ट हो गए। जो लोग आज की डेट में बीजेपी में जाके लड़ रहे हो पहले टीएमसी में खड़े थे। अरे सबको बस सत्ता प्यारी है, जहां पावर दिखती है वहीं पलटी मार देते हैं। मुकुल रॉय टीएमसी का को फाउंडर था, ममता का राइट हैंड था। नारादा केस के अंदर इनका नाम आया, 13 एफआईआर थी, एक मर्डर का केस था। 2017 के अंदर बीजेपी ज्वाइन कर ली, एकदम साफ हो गए वॉशिंग मशीन में। और यही आज की डेट में बीजेपी के सबसे बड़े फेस है सुवेंदु अधिकारी, बीजेपी का बंगाल का सबसे बड़ा फेस। नारादा स्ट्रिंग ऑपरेशन के अंदर कैमरे के ऊपर कैश लेते हुए पकड़े गए। सरादा स्कैम के अंदर नाम आया, 2020 के अंदर बीजेपी ज्वाइन कर ली। और उसके बाद केस का क्या हुआ, कोल्ड स्टोरेज के अंदर चला गया। ईडी ने उसके बाद सवाल तक नहीं पूछा। और उसके बाद ये बीजेपी का लीडर ऑफ ओपोजिशन है। अगर बीजेपी जीतती है तो यही सीएम बनेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग 2014 से लेके आज तक जितने भी ईडी और सीबीआई के केस हुए ना, उसके अंदर से 95% से लेके 98% जो केस है वो ओपोजिशन के ऊपर किए गए। और जब भी ओपोजिशन वाली पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर लेती है, पूरे साफ हो जाते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, मैं वो लगा दूंगा। बीजेपी वाले आगे कहते हैं कि भैया टीएमसी पार्टी चोर है, टीएमसी पार्टी के अंदर बहुत गुंडे भरे हुए हैं। और फिर उन गुंडों के ऊपर केस हो जाता है और वही गुंडे निकल के बीजेपी में घुस जाते हैं। अब वो लोग स्वच्छ हो चुके हैं। तो देखो यार, दोनों पार्टी ऑलमोस्ट सेम है, पर ना दोनों पार्टीज की आइडियोलॉजीज बहुत अलग अलग है। और यहाँ तक तुम्हें समझाने का मतलब ये है कि तुम लोग ना आइडियोलॉजीज को देख के वोट करोगे। वोट तुम लोग अपनी मर्जी से करोगे। मैं तुम्हें ऑप्शंस दे दूंगा कि तुम्हारे लिए प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। सबसे पहले ना बेस लेवल पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो। अगर तू दिल्ली के अंदर रहता है, मुंबई में रहता है, बिहार में रहता है, झारखंड कहीं भी रहता है, मैं तुमसे आगे पूछूंगा ना भैया वोट कहाँ डालोगे, तुम लोग मुझे बता सकते हो वोट कहाँ डालोगे। अगर तुम लोग बंगाल में रहते हो ना, तुम्हारी फटेगी मेरे को बताने में। तुम्हें लगेगा कि साला किसी को बता दिया, हमारा घर जला जाएंगे। और सिर्फ टीएमसी वाले नहीं, बीजेपी वाले भी जला जाएंगे। और गुंडागर्दी बहुत है। इलेक्शन के टाइम पे वायलेंस होगा, ये चीज लिखी हुई है। 2016 में हुआ, 2019 में हुआ, 2021 में हुआ, 2024 में हुआ। बंगाल में हर इलेक्शन के अंदर लोग मरते हैं। और ये जो हमारी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको हम लोग इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, ये उसको देखते हैं, उनको मजा बहुत आता है शायद। जैसे हालात दिख रहे हैं ना बंगाल में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज जस्ट अ मिथ इन इंडिया। अगर मैं किसी को मेरा वोट बता नहीं सकता तो वो फेयर इलेक्शन तो नहीं है। 2021 के पोस्ट पोल वायलेशन के अंदर 29 लोगों का मर्डर हो गया था। 940 इंसिडेंट्स को डॉक्यूमेंट किया गया था। 391 से ज्यादा लोग सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। 2018 के अंदर
बंगाल में पंचायत के इलेक्शन हो रहे थे और उसके अंदर से टीएमसी ने 34 सीट्स को तो ऐसा जीता था जिसके अंदर कोई ओपोजिशन ही नहीं था। टीएमसी के लोगों के सामने जो भी ओपोजिशन में खड़ा होने की कोशिश कर रहा था उसके पर्चे फाड़ के जला देते थे। 34 सीट्स के ऊपर ये अकेले लड़ रहे थे, एक भी वोट आ जाए तो जीत जाओगे। और अब ये 2018 की बैलेट बॉक्स की कहानी सुनो। 2018 के अंदर इन्होंने बैलेट पेपर्स को तालाब में फेंक दिया था, पूरे बूथ को जाके कैप्चर कर लेते थे, मतलब जहां पे भी इलेक्शन करवाए जाते थे ना। सुनी सुनाई बातें फैक्ट की तरह मत लेना, कुछ वीडियोस में देखे मैंने। जिन भी एरियाज के अंदर इलेक्शन हो रहे होते थे उसके अंदर क्या होता था, जो बाकी लोगों के ऑप्शंस होते थे ना उसके ऊपर परफ्यूम लगा के आ जाते थे और जैसे कोई भी आदमी वोट देने जाता था उसको बोलते थे भैया टीएमसी का बटन दबा के आना है। और जब वो बाहर आते थे उसके हाथ सूंघते थे, अगर परफ्यूम की स्मेल आती थी बहुत मारते थे, क्योंकि अगर किसी और का बटन दबा के आएगा तो हाथ में लग जाएगा। अभी बंगाल के अंदर क्या चल रहा है, इलेक्शन हो रहा है, हर ऑटो के अंदर आपको दीदी की फोटो लग जाएगी। इसलिए नहीं क्योंकि वो दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर वो चीज करने के उनको पैसे मिल रहे हैं, इसलिए लग जाएगी क्योंकि हो सकता है अगर दीदी को सपोर्ट नहीं किया जाए तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाए। दीदी आपको डायरेक्टली प्रेशर नहीं करती है, बस ऑप्शन दे देती है। टीएमसी और बीजेपी दोनों के जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उसके अंदर से 40% के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। ये भाई लोग हैं जो कानून बनाने वाले हैं, इन पे कानूनन अपराध चल रहे हैं। बनाने वाले लोगों को बोला पहले खुद के तो सही कर लो। तुम्हें पता है इस वीडियो की सबसे बुरी बात क्या है कि हम ना सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। बहुत ईजी है यहाँ पे बैठ के क्रिटिसाइज करना कि यार तुम लोग तो फ्रीबीज के ऊपर पल रहे हो, तुम लोग तो काबिल ही नहीं हो, तुम लोगों को घंटा कुछ खोड़ना नहीं आता। ये मेंटालिटी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैं थोड़ा सा वैसे नेचर से आता हूँ कि अगर लाइफ में कुछ नहीं मिला तो हसल करो, कामयाब बनो, बट अनफॉर्चुनेटली 99% लोग मेरी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं। और अगर वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहते, बहुत ज्यादा टफ डिसीजन नहीं लेना चाहते और एक नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी से, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। अगर किसी 40 साल की आंटी के घर पे राशन लक्ष्मी भंडार से आ रहा है तो उसके अंदर हम उनको रोकने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते। हम नहीं बोल सकते कि भैया फ्रीबीज आपके फ्यूचर के पोतों के लिए या फिर बच्चों के लिए बुरी हो सकती है तो आप फ्रीबीज लेना बंद करो। वो बोलेगी ठीक है भैया मैं अभी बंद कर देती हूँ, एक काम करो या तो आप मुझे पाल लो या फिर बता दो कौन सी चिता पे जाके लेटना है, क्योंकि जीना तो मुझे पड़ेगा ही ना अगर नहीं मरूंगी तो। और वो जीने के लिए अगर पैसा जरूरी नहीं मैंडेटरी है तो आप कैसे ऑपरेट करोगे उसके बिना। तो मैं ये चीज नहीं बोलना चाहता कि भैया आप लोग ममता बनर्जी को वोट मत करो या फिर आप लोग बीजेपी को वोट मत करो। दोनों के अपने अपने प्रोज है, दोनों के अपने अपने कॉन्स है। और आपको वोटिंग राइट इसीलिए दिया गया क्योंकि आप लोग अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग चीजों को चूज कर सको। अगर आपकी प्रायोरिटी हिंदू मुस्लिम है तो करो ना उस पे वोट। बस मेरा मकसद आपको ये बताना है कि हिंदू मुस्लिम पे वोट करना आपके फ्यूचर के लिए बुरा है। अगर आपको बात समझ आती है तो ठीक है, अगर आपको बात समझ नहीं आती है इट इज टोटली योर कॉल। तो जो लोग ममता दीदी के ऊपर डिपेंडेंट है, टीएमसी के ऊपर डिपेंडेंट है, पैसे लेना चाहते हैं या फिर कंटिन्यू फ्री भी रखना चाहते हैं तो भैया आप रखो। पर जो लोग डिपेंडेंट नहीं है, जिन लोगों को लगता है कि यार हम प्रैक्टिकल सोच से ना एक सही सरकार चुनना चाहते हैं, तो मैं आपको दोनों के प्रोज और दोनों के कॉन्स बता देता हूँ। दीदी के राज में बंगाल के ऊपर कर्जा 1 लाख करोड़ से बढ़ के 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है और एस्टिमेट किया जा रहा है कि अगले 5 सालों में 12 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। और ये जो कर्जा चढ़ाया जा रहा है ये बंगाल के लोगों के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। कल को अगर तुम्हारा लंबा प्लान है कि तुम्हें बंगाल के अंदर ही रहना है, वेस्ट बंगाल के अंदर ही सेटल होना है, शादी वादी करके बच्चे वहीं करने हैं, तो भैया तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। अगर तुम लोग चाहते हो बंगाल के अंदर इंप्लॉयमेंट आए तो दीदी से एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि शायद ऐसा नहीं है कि दीदी कंपनीज को इंडिया के अंदर लाने के लिए या फिर बंगाल में लाने के लिए उतना काम नहीं कर रही है। कंपनी फाउंडर्स, फैक्ट्री ओनर्स ही दीदी के ऊपर उतना ज्यादा भरोसा नहीं करते। उनको लगता है भैया कभी भी पॉलिटिक्स के दम पे पलट सकती है गाड़ी। और वहीं पे अगर बीजेपी को देखा जाए तो वो आज की डेट में तो प्रॉमिस कर रहे हैं कि भैया हम 3-3 हजार रुपए दे देंगे, जहां दीदी 1500 रुपए प्रॉमिस कर रही है हम 3,000 रुपए दे देंगे। मेरा पर्सनल मानना है कि शायद तुम्हारे साथ धोखा करेंगे। बाकी दे दे तो यार कुछ कह नहीं सकते, बिहार में भी दे दिया था। पर जैसे इन्होंने दिल्ली में पहले वादा किया था कि हम बिजली के रेट कम रखेंगे या फिर हम फ्री बिजली देंगे, और आने के बाद इन्होंने बिजली के रेट को दिल्ली के अंदर बढ़ा दिया था, विच इज अ गुड चॉइस, क्योंकि बिजली विभाग लॉस के अंदर जा रहा था तो थोड़ा पैसा तो रिकवर करना पड़ेगा ना। तो शायद ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जो 3,000 रुपए प्रॉमिस कर रही है ये आपको इनिशियली दे देगी, बाद में बंद कर देंगे किसी ना किसी बहाने से। दैट्स व्हाट आई फील। और बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद ना बिजनेसेस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और जब मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा, मैं कंपेयर कर रहा हूँ दीदी से, क्योंकि ओवरऑल बिजनेसमैन और सरकार है ना बीजेपी को थोड़ा सा प्रो बिजनेस आइडियोलॉजी समझती है और टीएमसी को समझते हैं एंटी कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी। तो अगर बीजेपी आएगी थोड़ी सी कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी बढ़ेगी तो भैया थोड़े बिजनेस आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो फाइनेंशियली तो ये देख के अभी के लिए सेंस बना रहा है अगर मैं मेरे हाइपोथेसिस से चलूं तो। बट इसके साथ में कौन से में आएंगे भैया, हिंदू मुस्लिम होगा, हमारे कल्चर के ऊपर अटैक थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ी बहुत गंदी पॉलिटिक्स खेली जाएगी, पॉलिटिक्स की हदें पार हो जाएंगी। अभी दीदी रूल कर रही है तो ऐसे प्रॉपर डिक्टेटर की तरह कर रही है, पूरे दंगे हो जाते हैं। हो सकता है उस लेवल पे वायलेंस ना हो जिस लेवल पे दीदी के राज में होता है, पर वायलेंस नहीं हटेगा क्योंकि दीदी की पार्टी भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो फाइट बैक करेगी। और एक ऐसा स्टेट जिसके अंदर 27% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की हो और पिछले एक डेकेड से जो भी गवर्नमेंट वहां पे रूल कर रही है वो आपके फेवर में रूल कर रही है, और जैसे एकदम से दूसरी आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट आ जाती है तो उन लोगों को भी फर्क पड़ेगा, जिससे थोड़े बहुत गुट बजने के आसार भी हो सकते हैं। बाकी मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, मेरे पास कोई 50 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा हूं। हो सकता है गलत हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीख लेंगे और अच्छे ओपिनियंस को फॉर्म कर लेंगे। बस मेरे ओपिनियन के बीच में एक ही चीज को बैक करता हूं कि भैया जितना मेरे पास आज की डेट में दिमाग है मैं उतने लॉजिक से सोच रहा हूं, और मेरे इस ओपिनियन को फॉर्म होने के पीछे एक पैसे का भी बायस नहीं है। तो प्रैक्टिकली आप लोगों को करना क्या चाहिए, प्रैक्टिकली
लिए आपको वो करना चाहिए जो आपको ज्यादा सेंस बनाता है। और अगर मेरी मानो तो किसी को भी पावर मत दो। कभी भी अगर रूलिंग गवर्नमेंट से काम करवाना है ना तो हमेशा उसको सच पे रखोगे भैया, कभी भी हटा देंगे। अभी टीएमसी ना बहुत ऐंठ के अंदर घूम रही है वेस्ट बंगाल के अंदर कि भैया हमको कोई हटा ही नहीं सकता, हमसे बढ़िया कोई काम ही नहीं कर रहा है भाई। कोई आगे बोलेगा टीएमसी को हटाओ, हम 500 रुपए देते हैं, 1000 रुपए देना चालू कर देंगे, हमारी जेब का पैसा थोड़ी है, इन्हीं का, इन्हीं को दे देंगे। अगर इतना पैसा नहीं है तो कर्जा लेके दे देंगे, हमारे क्या जा रहा है। वो लोग ऐसे ही ऑपरेट करे और हर गवर्नमेंट ऐसे ही ऑपरेट करती है। गवर्नमेंट एक जॉब है जो 5 साल तक आपके सारे पैसे को मैनेज करती है। अगर मैनेजमेंट खराब भी हुई तो क्या हुआ, 5 साल बाद तो जॉब चली जानी है और अकाउंटेबिलिटी जीरो होगी। तो वोट फॉर अकाउंटेबिलिटी, उन लोगों को वोट करो जो आपके एरिया के अंदर है, जिनको आप जानते हो, जिससे आप लोग काम करवा सकते हैं, जिसको आपके वोट की कदर है। फेसिस के ऊपर वोट मत करो, दीदी को जिता दूंगा, मोदी को जिता दूंगा, फेसिस के ऊपर वोट मत करो। कोई आजाद उम्मीदवार भी, कोई इंडिविजुअल आदमी भी खड़ा है ना, उसको भी वोट डालो अगर तुम्हें लगता है कि भैया तुम लोग उससे काम ले सकते हो। तो वो डिसेंट गुड आदमी है, तुम्हारी बात सुन लेगा, तुम लोग उससे अपने काम निकलवा लोगे, उसको वोट करो। किसी ऐसे बंदे को वोट करो जिसको कल को तुम लोग अकाउंटेबल ठहरा सको। ऐसे आदमी के फेस देख के वोट मत करना जो इस बार इलेक्शन के ऊपर वोट मांगने आ रखे और अगली बार भी इलेक्शन पे ही वोट मांगने आएगा। बाकी इलेक्शन के ऊपर इस टाइप की वीडियो मैंने पहली बार बनाई है, तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं जनरली जानना चाहता हूँ कि तुम लोग ऐसे टाइप के कंटेंट के ऊपर सोचते क्या हो। और जाने से पहले उल्टा स्कूल को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।